हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वेदा पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मई मंथ के पार्ट 2 के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम टॉप 50 करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट 50 हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की जो विज़िट हुई है पपुआ न्यू गिनी और फिजी, ये प्रशांत महासागर में स्थित दो आइलैंड नेशंस हैं। ठीक है, इसके अलावा उनके विज़िट जापान में भी हुई थी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पपुआ न्यू गिनी और फिजी के बारे में। इन दो कंट्रीज़ के द्वारा, आइलैंड नेशंस के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को इनके जो हाईएस्ट सिविलियन ओनर्स हैं, अवार्ड्स हैं, उनसे नवाजा गया है। ठीक है, अगर हम पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट समिट को होस्ट करने गए थे। उनके द्वारा ये होस्ट किया गया ताकि इन नेशंस के साथ, ये जो स्मॉल नेशंस हैं, इनके साथ हमारे जो बायलैटरल द्विपक्षीय संबंध है वो और भी मजबूत हो सकें। ठीक है, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी के जो गवर्नर जनरल थे सर बॉब डाडे, उनके द्वारा नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, ये जो उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, उससे नवाजा गया। ठीक है, इसके अलावा फिजी के द्वारा भी उनका जो हाईएस्ट ओनर है, उससे नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया। इससे पहले ये जो ओनर्स हैं, जो नेशंस के चीफ होते हैं, उनको दिए जाते हैं इन कंट्रीज़ के द्वारा। इससे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को भी ये दिया जा चुका है। अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को कई सारे नेशंस की तरफ से कई सारे अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि रशिया, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, यूएई और मालदीव्स के द्वारा। ठीक है, एक नज़र हम देख लेते हैं उनको क्या क्या ऑनर्स मिले हैं। द ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद, इसके अलावा द स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान, इसके अलावा द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन अवार्ड, और इसके अलावा ऑर्डर ऑफ ज़ायद अवार्ड। ठीक है, नॉन मुस्लिम डिग्निटरीज़ को ये दिए गए हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी हो गए। ये जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो सऊदी अरब है, अफ़गानिस्तान है, फ़लस्तीन है, यूएई है, इनके द्वारा दिए गए हैं। इन ओनर्स के नाम देख लेते हैं एक बार, कौन सा ओनर किस कंट्री के द्वारा दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड रशिया के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन, ये दिया गया है मालदीव्स के द्वारा। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा, ये दिया गया है गल्फ़ कंट्री के द्वारा। ठीक है, जैसे कि यूएई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, तो इसको स्थापित किया गया है लेह लद्दाख के हैनले में। ठीक है, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। तो ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये 2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ठीक है, जिसका जो नाम है वो एक नोबेल प्राइज़ विनर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के नाम पर दिया गया है, चंद्रा टेलीस्कोप का। ठीक है, ये इस वक्त दुनिया की 10वीं हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जो कि 4500 मीटर की समुद्री तल से ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इस टेलीस्कोप को रिमोटली ऑपरेट किया जाएगा बाय यूजिंग डेडिकेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, जो कि ऑपरेट करेगा सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे कि क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, CREST। और इसको ऑपरेट कर रहा है IIA बेंगलोर। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स बेंगलोर के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। ये इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग अ फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ, अ नियर इंफ्रारेड एंड ऑप्टिकल CCD कैमरा, इसके द्वारा ये जो फेंट पिक्चर्स होंगी यूनिवर्स की, ठीक है, इसके अलावा गैलेक्सीज़ की, उसको ये जो है मतलब कि दिखाने का काम करेगा। ठीक है, जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमें गैलेक्सी में नज़र आते हैं, यूनिवर्स में नज़र आते हैं, उसको मतलब कि क्लियर करके दिखाने का ये काम करेगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप हैनले में है, जो कि लेह लद्दाख में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रास्त अस्तारा रेलवे की। रशिया और ईरान, इन कंट्रीज़ के द्वारा एक डील साइन की गई है, जिसमें ये तय हुआ है कि ये जो रेलवे लाइन है, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है रास्त अस्तारा रेलवे। ये पार्ट रहेगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। ठीक है,
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक कॉरिडोर रहेगा जो कि इन कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा, जिसमें कि आ जाएंगी इंडिया, ईरान, रशिया, आज़रबाईजान और भी कंट्रीज़ आ जाएंगी वाया रेलवेज़ एंड सी। ठीक है, तो स्वेज कनाल का जैसा मतलब आज के टाइम पे मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट है, उसी तरह से इसका भी इतना ही इम्पोर्टेंस रहेगा। ठीक है, ये लगभग 162 किलोमीटर रेलवे है जो कि कनेक्ट करेगा जो ईरान की जो सिटी है राश्त, उसको, जो कि कैस्पियन सागर के नज़दीक है, उसको अस्तारा जो कि आज़रबाईजान की एक सिटी है जो कि आज़रबाईजान के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, और मतलब इससे जो ट्रैवल टाइम है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और जो कनेक्टिविटी है इन देशों की आपस में मतलब वो बेहतर हो सकेगी। ठीक है, इसका मैप में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, रशिया से इसकी जो कनेक्टिविटी होगी आज़रबाईजान के साथ होगी। ठीक है, मॉस्को से होते हुए। ठीक है, फिर ये ईरान के साथ कनेक्टिविटी करेगा, फिर इंडिया की मुंबई के साथ, फिर ये लाल सागर से होता हुआ भूमध्य सागर में। ठीक है, फिर उससे जिब्राल्टर से निकलते हुए फिर ये नॉर्थ सी में जाएगा, नॉर्थ सी से वापस इसकी कैस्पियन सी में होगी कनेक्टिविटी, फिर उससे ये वापस ये रूस के साथ कनेक्ट करेगा सेंट पीटरबर्ग में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम राइसी, कैपिटल है तेहरान, और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं अल खमेनी। अगर हम रूस के प्रेसिडेंट की बात करें तो रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करेंगे, द विड्रॉल ऑफ 2000 नोट्स इन इंडिया। आरबीआई के द्वारा 19 मई को ये घोषणा की गई कि 2000 की जो करेंसी नोट हैं अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे एज अ पार्ट ऑफ इट्स क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है जैसे कि 2016 में नोटबंदी की गई थी, ये उस तरह से नहीं है। उस समय तो नोटबंदी कर दी गई थी, लेकिन इस समय ये जो घोषणा है ये सरकार की तरफ से नहीं बल्कि आरबीआई की तरफ से की गई है, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उनकी तरफ से ये की गई है। तो अब इसके रिलेटेड जो लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात कि ये नोटबंदी नहीं है। ठीक है, ये जो 2000 के नोट हैं इनको सर्कुलेशन से बाहर कर रहे हैं, तो इसलिए जिन लोगों के पास भी 2000 के नोट हैं वो बैंक में अपने अपने रिस्पेक्टिव बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2023। उससे पहले पहले सब ने अपने नोट जमा करवा देने हैं। जो लिमिट है वो 20,000 तक की है। एक समय पे आप मतलब 10 नोट बैंक में जमा करा के उन्हें एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक है, और इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सबके आंसर्स नीचे दिए गए हैं, आप एक नज़र देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी बस्ट अनवील्ड बाय पीएम मोदी इन हिरोशिमा। हिरोशिमा एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर है जापान का। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, 1945 में अमेरिका के द्वारा एटम बम जो है वो इन शहर पे बरसाए गए थे, जिसके बाद बहुत ही तबाही हुई थी वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पर विज़िट हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जहाँ पे उन्होंने ये जो स्टैचू है माफ़ कीजिएगा महात्मा गांधी जी का, उसको अनवील किया। हम सब जानते हैं कि जो महात्मा गांधी थे वो नॉन वायलेंस के और शांति के कितने बड़े समर्थक थे। तो भारत की तरफ से ये एक किस्म का तोहफ़ा दिया गया है जापान को हमारी फ्रेंडशिप के तहत। ठीक है, ये जो बस्ट है ये अनवील किया गया था 19 से 21 मई 2023 के बीच में, जब नरेंद्र मोदी की विज़िट हुई थी जापान में। इसे क्रिएट किया गया है पद्म भूषण अवॉर्डी राम वंजी सुतार जी के द्वारा। ठीक है, 42 इंच का है ये स्टैचू जो है, और ये ड्यूरेबल ब्रॉन्ज मटेरियल से बनाया गया है। हिरोशिमा के नज़दीक रिवर बहती है, मोटोसियो रिवर, उसके नज़दीक ही इसको पोजीशन किया गया है। ठीक है, तो आपने इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, चंडीगढ़ बैग्स फर्स्ट रैंक इन नेशनल वाटर अवार्ड 2022। चंडीगढ़ को फर्स्ट रैंक मिला है, ये जो नेशनल वाटर अवार्ड 2022 के हुए हैं उसके दौरान। ठीक है,
जो मिनिस्ट्री है जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की, उनके द्वारा रिवर डिपार्टमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन हैज़ adjudicated म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़ फर्स्ट इन बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। ठीक है, तो द एक्न फ्रेटर्ना अनंतपुर जो है उसको कॉन्सोलेशन प्राइज़ दिया गया है 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स में। ठीक है, जो जिसकी घोषणा की गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा ये जो अवार्ड इसलिए दिए जाते हैं उन यूटीज़ को या उन स्टेट्स को दिए जाते हैं जिन्होंने पानी की जो कंजर्वेशन है और जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से किया हो। ठीक है, तो अगर बेस्ट स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश को टॉप प्लेस मिला है, सेकंड नंबर ओडिशा का है और थर्ड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरपासेस महाराष्ट्र इन शुगर प्रोडक्शन दिस सीज़न। उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है शुगर प्रोडक्शन में इस सीज़न के। उत्तर प्रदेश हैज़ ओवरटेकन महाराष्ट्र इन शुगर प्रोडक्शन इन द करंट सीजन विद 118 शुगर मिल्स ऑपरेटिंग इन यूपी ड्यूरिंग द पीरियड एज compared to 210 mills in western state. According to UP's Sugarcane Development and Sugar Mills Minister Lakshmi Narayan Chaudhary, the total sugar produced by Uttar Pradesh in sugar season 2022-23 is 107.29 lakh ton, while the sugar production produced by Maharashtra 105.30 lakh ton. तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जो शुगर प्रोडक्शन है उसमें यूपी जो है अब वो महाराष्ट्र को पछाड़ कर आगे बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम साउथ एशियन यूथ टीटी चैम्पियनशिप 2023 इंडिया बैग 16 गोल्ड मेडल्स। ये जो साउथ एशियन यूथ टीटी चैम्पियनशिप 2023 हुई है उसमें भारत के द्वारा 16 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। जो विनर्स हैं उनके नाम भी साइड में दिए हुए हैं। ठीक है, अंडर 19 बॉयज़ सिंगल्स में अंकुर भट्टाचार्य जीते हैं। ठीक है, रनर अप प्रयास जान रही हैं। रनर अप को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ विनर्स के नाम ध्यान रखिएगा। अंडर 19 बॉयज़ डबल्स में दिव्यांश श्रीवास्तव और जश मोदी इंडिया से। अंडर 19 गर्ल्स में सुहाना सैनी। अंडर 19 गर्ल्स डबल्स में सिंगल्स में सुहाना है और डबल्स में यशस्विनी घोरपदे सुहाना सैनी। अंडर 19 मिक्स्ड डबल्स में पयास जैन। ठीक है, और यशस्विनी घोरपड़े। और अंडर 15 बॉयज़ सिंगल्स में प्रियानुज भट्टाचार्य। अंडर 15 बॉयज़ डबल्स में पीबी अभिनंद प्रियानुज भट्टाचार्य। अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में जेनिफर वर्गीस। ठीक है, तो आपने इन सब के नाम जो हैं उनको ध्यान में रखना है। ये 3 दिन का इंटरनेशनल इवेंट था जो कि 17 मई को ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में क्लोज़ हो गया। ठीक है, लगभग 100 एथलीट 6 कंट्रीज़ से जैसे कि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, इन सब कंट्री से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये जो इवेंट है इसमें मतलब विनर्स के नाम आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम ईटानगर में हुआ था। ये विनर्स की तस्वीर यहाँ पे दी गई है, आप एक नज़र इन्हें देख सकते हैं, नाम मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्नू रानी क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2023। अन्नू रानी जी के द्वारा फेडरेशन कप 2023 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया गया है और ये हुआ था बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि रांची झारखंड में है, वहाँ पे इनका नाम आपने ध्यान रखना है। विद द विक्ट्री अन्नू रानी ऑल्सो ब्रीच द एशियन गेम्स 2023 क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स सेट बाय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो AFI के द्वारा स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उन पर वो पूरा उतरी हैं और ये जीत हासिल की है और अब वो एलिजिबल हैं एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र CM अप्रूव्स फर्स्ट गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। महाराष्ट्र
पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे के गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो की जाएंगी। और ये घोषणा की गई है महाराष्ट्र के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे जी उनके द्वारा। एक नज़र इस न्यूज़ को देख लेते हैं डिटेल में। स्टेट का एम रहेगा कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और भी अकाउंटेबल बनाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए, डायनामिक बनाया जाए और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। ठीक है, इसी के चलते ये जो रेगुलेशंस हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और साथ ही एक सेपरेट सेल की भी फॉर्मेशन की गई है जिसमें कि जो क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, तो इसमें 161 इंडिकेटर्स रहेंगे जिसके तहत के जो गवर्नेंस हैं वो मॉनिटर करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, जो कि मॉनिटरिंग होगी इन रेगुलेशंस की मतलब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। द टाइम फ्रेम हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द इंटायर ऑनलाइन सर्विसेज। तो आपने ध्यान रखना है महाराष्ट्र ने गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो रमेश ब्यास जी हैं। एरिया इसका जो है वो 3,80,000 किलोमीटर स्क्वायर है। कैपिटल मुंबई है, जिसे कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम तमिलनाडु सीएम स्टालिन इनैगोरेट्स वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिज। तो जो तमिलनाडु के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं स्टालिन जी, उन्होंने भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिज जो है उसको इनैगोरेट किया है, उसका उद्घाटन किया है। इसका जो स्पैन है वो 570 मीटर की इसकी जो लेंथ है और 4.2 मीटर की इसकी जो चौड़ाई है। और इसको ऑफिशियली ओपन किया गया है चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा। ये जो ब्रिज है, स्काई वॉक ब्रिज है, ये इसका जो क्रूशियल कनेक्शन है वो होगा बिटवीन मंबोलम रेलवे स्टेशन से और टी नगर बस टर्मिनस से। ठीक है, इन दो को कनेक्ट करेगा ये आपस में। ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है मल्टी मॉडल इनिशिएटिव एम्ड एट फैसिलिटेटिंग पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, जो कि दो सड़क के बीच में कनेक्टिविटी की जो मोमेंट है उसको बेहतर करने के लिए, उसको सुखद बनाने के लिए इस का जो है इनैगोरेशन किया गया है, इसको बनाया गया है। इससे पहले लोगों को बहुत समस्या आती थी रोड्स को क्रॉस करने में, तो इस ब्रिज के चलते लोगों के लिए काफ़ी सुविधा रहेगी। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। गवर्नर वहाँ के R.N. रवि हैं और चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन हैं। नेक्स्ट है हमारा MP बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रैवल टू पिलग्रिम्स। जो कि तीर्थ यात्री होते हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए फ्री एयर ट्रैवल जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वो मुहैया करवाया जाएगा। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है और ये जो खर्चा सारा है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। उनकी जो स्कीम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, उसके तहत। ठीक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और उन्होंने 32 ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनको तीर्थ यात्रा पे भेजा भी है। यूपी के प्रयागराज से भोपाल वाया फ्लाइट अंडर मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के MP के मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि आपको पता ही है। जो कैपिटल है वो भोपाल है और वहाँ का जो ऑफिशियल फ्रूट है वो मैंगो है। नेक्स्ट बात करेंगे हम थलपति विजय विंस बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ओसाका तमिल फिल्म फेस्टिवल इन जापान। जापान में हाल ही में ओसाका तमिल फिल्म फेस्टिवल जो है वो उसको मनाया गया और वहाँ पे उनको बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो मिला है। थलपति विजय जो साउथ के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स हैं उनमें शुमार हैं। ठीक है, उनका जो करियर है वो काफ़ी कि कहा जाता है कि उनका जो करियर है वो 30 साल का रहा है। ये उन्होंने बचपन से ही जब वो बाल कलाकार थे तभी से उन्होंने फिल्म्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था
ये जो अवार्ड उनको मिला है, उनकी 2021 में फ़िल्म आई थी जिसका नाम था मास्टर, उसमें इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इनको मिला है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था लोकेश कनगराजा जी के द्वारा, ठीक है। और इस फिल्म में जो लीड भूमिकाएं थी वो थलपति विजय की थी, विजय सेतुपति की थी। इसके अलावा कुछ और कलाकार जो थे जैसे कि शांतनु, भाग्यराज, मालविका मोहनन, आंद्रिया जेरेमिया, अर्जुन दास, गौरी जी किशन, इन सब ने मतलब प्रोमिनेंट रोल्स इसमें प्ले किए थे और क्रिटिक्स की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को। इनका नाम याद रखिएगा, थलपति विजय। इनको मिला है बेस्ट एक्टर ओसाका तमिल फिल्म फेस्टिवल जो कि जापान में हुआ। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट गेट्स इट्स फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन। नॉर्थ ईस्ट को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली किया गया। ये जो ट्रेन है ये कनेक्ट करेगी गुवाहाटी जो कि असम का है, इसको करेगी न्यू जलपाईगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसके साथ ये कनेक्ट करेगी। ये जो जर्नी होगी ये 5.5 घंटे की रहेगी और ये पहले 6.5 घंटे लगते थे, अब इसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। डिस्टेंस लगभग 400 किलोमीटर का है। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो श्री गुलाब चंद कटारिया जी हैं। बात असम की हो रही है, कैपिटल दिसपुर है और चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव स्वोन इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी ने शपथ ली है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर। ये 1988 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं, IAS रहे हैं, असम मेघालय कैडर के। तो इन्होंने शपथ ले ली है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर। इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये जो सेरेमनी है ये राष्ट्रपति भवन में हुई, जहाँ पे जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी थी, उन्होंने इनको शपथ दिलवाई। तो इनका बड़ा वाइटल रोल रहता है विजिलेंस कमिश्नर का। ये इंश्योर करते हैं कि जो भी मतलब गवर्नमेंट में चीज़ें हो रही हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, इंटीग्रिटी रहे, ठीक है। सारे जो फंक्शन है वो स्मूथली हों, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके साथ किसी किस्म का कोई भी मतलब कि सब कुछ स्मूथ चले, कुछ भी गलत ना हो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसमें। तो ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मेंटेनिंग प्रोबिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन को प्रिवेंट करते हैं, इनका ये काम होता है। इसके अलावा प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी का। नेक्स्ट है हमारा जो हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उनको री इलेक्ट कर लिया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO फॉर 4 ईयर्स टर्म। 4 साल के लिए WHO के द्वारा गिरीश चंद्र मुर्मू जी को एक्सटर्नल ऑडिटर WHO के तौर पर दोबारा से मतलब उनको इलेक्ट कर लिया गया है। कैग जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इससे पहले भी वो 2019 से लेकर 2023 तक इस पोजीशन पे रह चुके हैं। उनको वापस 2024 से लेकर 2027 तक उनका जो चुनाव है वो कर लिया गया है और ये जो अभी 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है जिनेवा में, उसके मौके पर ये री इलेक्शन हुआ है उनका, ठीक है। उनको 156 में से 114 वोट्स मिली हैं जिसके बूते वो जीते हैं और उनको ये जो पोजीशन है वो मिली है। अब ये एक्सटर्नल ऑडिटर होता क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, इसका काम होता है ताकि वो WHO के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं और जो ऑपरेशंस होते हैं उनको ऑडिट करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी उनकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स रहती हैं उस पर वो अपनी रिकमेंडेशंस दें कि कैसे उसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है। WHO के जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अदनान गैब्रियस। WHO के हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसको फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसके बाद हम बात करेंगे गोवा के राइटर थे दामोदर मौजो जी, उनको मिला है 57वां 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है दामोदर मौजो जी को, ठीक है।
गोवा के राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटर हैं कोंकणी भाषा के। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है, जो कि हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है भारत का। ये गोवा के दूसरे हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले रविंद्र कालेकर जी रहे हैं जिनको 2008 में मिला था। मौजो जी ने 25 किताबें लिखी हैं जो कि कोंकणी भाषा में हैं। एक इनकी किताब इंग्लिश भाषा में है, और इनकी जो किताबें हैं उनको और भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है। इनका एक बहुत ही फेमस नॉवल है जिसका नाम है कर्मिलिन। इसके लिए इनको 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और जो बहुत ही मशहूर पोइट हैं गुलजार जी, उन्होंने ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया राजभवन, जो कि गोवा के नज़दीक, मतलब गोवा की जो कैपिटल पणजी है उसमें। ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पुराना और सर्वोच्च इंडियन लिटरेरी अवार्ड है जो कि हर साल दिया जाता है बाय भारतीय ज्ञानपीठ टू एन ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर। साहित्य में जिनका बहुत ही बेहतरीन योगदान होता है उनको ये दिया जाता है। ठीक है, कैटेगरी है ये ज्ञानपीठ अवार्ड। इसको पहली बार अवार्ड ये जो है 1965 में दिया गया था। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, और आखिरी अवार्ड जो दिया गया है वो 57 है ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजो जी को। नेक्स्ट है नाटो प्लस इंक्लूडिंग इंडिया। नाटो प्लस में भारत शामिल हो गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। नाटो प्लस के बारे में जानने से पहले हम एक बार नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें 31 लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जिनमें कि नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था जो वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, उसके तहत। ठीक है, इसका जो एम है वो है टू प्रोटेक्ट पीस एंड टू गारंटी द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स। ये भी इसके आर्टिकल 5 में कहा गया है कि अगर मेंबर कंट्रीज़ में से किसी के ऊपर भी किसी बाहरी कंट्री की तरफ से अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि सभी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक हुआ है, तो वो सब असिस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर नेशन को जिसके ऊपर अटैक हुआ है विद आर्म्ड फोर्सेस इफ़ नेसेसरी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नाटो प्लस की। नाटो प्लस जो है इसमें 5 कंट्रीज़ आती हैं बेसिकली। ठीक है, ये कंट्रीज़ कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। यूएस कांग्रेशनल कमेटी के द्वारा हाल ही में रिकमेंड किया गया है कि इसको और भी मजबूत बनाने के लिए भारत को भी इसमें शामिल किया जाए। तो भारत को नाटो प्लस में शामिल कर लिया गया है, और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? इससे इंडिया वुड गेन एक्सेस टू सीमलेस इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन दीज कंट्रीज़। इसके अलावा इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा टू लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी विदाउट मच ऑफ अ टाइम लैग। इसके अलावा तीसरा फ़ायदा ये होगा कि फर्दर इंडिया को स्ट्रेंथ मिलेगी डिफेंस पार्टनरशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे होंगे भारत को। नाटो प्लस में भारत को शामिल कर लिया गया है, इसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव एज चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हाल ही में बन गए हैं एम.एस. रामचंद्र राव चीफ जस्टिस। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एज अ चीफ जस्टिस काम कर चुके हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट 19 अप्रैल 2023 को रिकमेंड की गई थी, और अब इनको बना दिया गया है। ठीक है, और हिमाचल का एरिया जो है वो है 55,658 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। डिस्ट्रिक्ट्स 12 हैं। कैपिटल समर की है शिमला, और विंटर की धर्मशाला। नाम ध्यान रखना है एम.एस. चंद्रशेखर, माफ़ कीजिएगा, एम.एस. रामचंद्र राव चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। नेक्स्ट है सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज 2023 इन्हांसिंग इंडियाज़ डिफेंस कैपेबिलिटीज़।
तो सुदर्शन शक्ति 2023 एक्सरसाइज हुई है, जिससे कि भारत की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो और भी इन्हेंस होंगी। ये हुई है सप्तशक्ति कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है। ये जो एक्सरसाइज है ये हुई है राजस्थान के जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं और पंजाब इस के मतलब के एरिया में हुई है। इसका जो एम है बेसिकली वो है टू ट्रांसफॉर्म द फोर्सेस इनटू अ मॉडर्न लीन एंड एजाइल fighting combination capable of leveraging new age technologies with a focus on operational planning in network centric environment. The exercise validated the Indian Army's combat power, combat support and logistic support capabilities. तो इंडिया की जो आर्मी की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और भी बेहतर बनाने के लिए और आज के मॉडर्न टाइम पे कोई आर्मी कैसे बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकती है दूसरी फोर्सेस का, उसके चलते उसको फोकस में रखते हुए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज 2023, इसका ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्मी की है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अभी हाल ही में एक देहांत हुआ है रॉबर्ट ई लुकास जी का। ये कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। ये एक अमेरिकन अर्थशास्त्री थे और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, इनका देहांत हुआ है 85 साल की उम्र में, 15 मई को इनका देहांत हुआ है। इनको इनके कंट्रीब्यूशंस के लिए 1995 में इकोनॉमिक्स का जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, क्योंकि इनकी जो एफर्ट्स रहे हैं वो रहे हैं रीशेपिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग, इनकॉर्पोरेटिंग द क्रूशियल रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इनका नाम याद रखना है, रॉबर्ट ई लुकास, इकोनॉमिस्ट थे। इनका देहांत हुआ है 85 साल की उम्र में। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिक स्कैप्टर सिंगोल फाइंड्स होम इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये सिंगोल है। ठीक है, इसको जो नया पार्लियामेंट हमारा बना है सेंट्रल विस्टा, उसमें इसको जगह मिल गई है। जो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया गया है पार्लियामेंट बिल्डिंग का, उसमें सिंगोल को नरेंद्र मोदी के जी के द्वारा इसको प्लेस किया गया है। ये एक गोल्डन स्कैप्टर है जो कि स्पीकर की सीट के नज़दीक इसको रखा जाएगा। इसको अनाउंस किया गया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। According to Mr. Shah, this scepter holds historical significance as it was originally presented to India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, symbolizing the transfer of power from British to Indian people. तो ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को पावर ट्रांसफ़र किया था तो ये इसको सिंबलाइज करता है, ये जो सिंगोल है। ठीक है, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि स्कैप्टर नोन एज सिंगोल derives from Tamil Nadu तमिल वर्ड सिमाई मीनिंग राइटसनेस। तो ये तमिल वर्ड है सिमाई, जिसका जो अर्थ है वो है राइटसनेस, जिसका मतलब है सही होना। ठीक है, तो सिंगोल उसको दर्शाता है। इसको जगह मिली है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी 23 एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है अल मोहिद अल हिंदी 23। ये किसके दरमियान हुई है? ये इंडियन नेवी फोर्सेस और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के दरमियान हुई है रिसेंटली। और ये अल मोहिद अल हिंदी 23 विच इज़ सेट टू टेक प्लेस इन May 23 इन जुबाइल सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ये हुई है और ये ऐसी दूसरी एक्सरसाइज है जो कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुई है। पहले इससे अगस्त 2021 में हुई थी। वही एम है जो कि बाकी एक्सरसाइजेस का होता है, टू इन्हांस इंट्रोपरेबिलिटी बिटवीन द टू नेवल फोर्सेस बाय कंडक्टिंग टैक्टिकल मैनूवर्स
सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर ड्रिल। तो ये सब चीज़ें इस एक्सरसाइज के दौरान हुई हैं। आपने बस इतना याद रखना है कि ये एक्सरसाइज जो हुई है ये इंडियन फोर्सेस और सऊदी की जो नावल फोर्सेस हैं उनके बीच में हुई है। सऊदी की जो कैपिटल है वो है रियाद, करेंसी है वहाँ की सऊदी रियाल, पॉपुलेशन 3.6 करोड़ है और किंग है वहाँ के सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है बुल्गारियन राइटर जॉर्जी गॉस्पोडिनोव विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर टाइम शेल्टर। तो बुल्गारिया की एक राइटर हैं जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है टाइम शेल्टर। इनकी एक कृति है टाइम शेल्टर, उसके लिए आपने कृति का नाम याद रखना है टाइम शेल्टर, इनका नाम याद रखना है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और कहाँ की हैं ये याद रखना है। क्या मिला है इनको मिला है बुकर प्राइज़। ठीक है, ये सब चीज़ें बस याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। बुकर प्राइज़ क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये मिलता है, ये एक मतलब हाईएस्ट ऑनर है ये लिटरेरी की फील्ड में। फिक्शन के लिए मिलता है। इसके अलावा लिटरेरी प्राइज़ है जो कि हर साल अवार्ड दिया जाता है बेस्ट नॉवल के लिए, जो कि इंग्लिश में पब्लिश होता है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के द्वारा। ठीक है, द विनर ऑफ बुकर प्राइज़ रिसीव्स इंटरनेशनल पब्लिसिटी विच यूजुअली लीड्स टू सेल्स बूस्ट। नेक्स्ट है 5000 ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री इज़ ऑफिशियली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट। 5000 साल पुराना एक पेड़ है जिसको कि अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है। अब ये कहाँ पे है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो पेड़ है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल की कंट्री है चिली, उसमें सिचुएटेड है। इसको पेंटागोनियन साइप्रस, इसके अलावा फिट्ज़रोया कॉप्रियोसिडस के नाम से भी जाना जाता है। ये लोकेटेड है एल्ड्रीज कोस्टारो नेशनल पार्क, जो कि चिली में सिचुएटेड है वहाँ पे। इसकी उम्र लगभग 5000 से 6500 साल है। ठीक है, और ये सबसे पुराना लिविंग ऑर्गेनिज्म है पृथ्वी के ऊपर। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, 28 मीटर लंबा है और 4 मीटर का इसका डायमीटर है। काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये रिमाइंडर है इस चीज़ की तरफ कि हमें अपने जो जंगल है, अपने पेड़ पौधे हैं, इनको बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। चिली के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गैब्रायल बॉरिक फॉन्ट। चिली की कैपिटल है सेंटियागो और चिली की करेंसी है चिलियन पेसो। इस पेड़ को ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब इसका निक नेम है, इसके तौर पे भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा चिली में है ये। नेक्स्ट है हमारा गूगल पे इंट्रोड्यूसेस सपोर्ट फॉर रूपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई एक्सपेंडिंग डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस। हाल ही में गूगल पे ने कोलैबोरेट किया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ और ये अनाउंस किया है कि रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो हैं वो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ये जो फीचर है ये अलाउ करेगी यूज़र्स को जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं गूगल पे के साथ, मतलब कि वो कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं रुपे क्रेडिट कार्ड की सहायता से। और इस डेवलपमेंट के साथ गूगल पे का जो एम है वो रहेगा यूज़र्स को प्रोवाइड करना ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस इन देयर पेमेंट ऑप्शंस। ठीक है, तो जो बैंक्स के मैं नाम ले रही हूँ, इन बैंक के रुपे कार्ड जिन लोगों के पास हैं वो इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बाय एडिंग द रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई यूजर्स गेन एक्सेस टू द सीमलेस पेमेंट एक्सपीरियंस दैट कंबाइंस एंड कन्विंस द यूपीआई विद बेनिफिट्स ऑफ रुपे क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है गूगल पे ने इंट्रोड्यूस किया है सपोर्ट फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। ठीक है, इससे जो डिजिटल पेमेंट का जो ऑप्शन है वो और भी एक्सपैंड हो जाएगा और रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रियम्फ ऑफ रिजिलियंस हरि बुद्धा मागर
क्लाइम्स माउंट एवरेस्ट विद आर्टिफिशियल लेग्स। तो इनका नाम याद रखिएगा, हरि बुद्धा मगर जी जो हैं उन्होंने आर्टिफिशियल लेग्स के साथ ही माउंट एवरेस्ट को जो है वो क्लाइम किया है, फतेह किया है। इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक पूर्व गुरखा सोल्जर रहे हैं, नेपाल से हैं। इन्होंने दोनों ही अपनी जो लेग्स थी उनको गंवा दिया था। उन्होंने इतिहास स्थापित कर दिया है, सक्सेसफुली उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ। अपॉन his return to Kathmandu, he was warmly welcomed by the relatives and family members. Speaking to the crowd gathered at the airport, the ex-Nepalese soldier expressed his gratitude and acknowledged that this accomplishment was the result of a collective effort. 2010 में एक मिशन था अफ़गानिस्तान का, जिसके तहत ब्रिटिश आर्मी के जो The British Army veteran tragically lost both his legs when he accidentally stepped on improvised explosive device. मतलब गलती से उनका एक एक्सप्लोजिव डिवाइस पर पैर पड़ गया था, जिससे कि उनकी जो दोनों टांगें थी वो जाती रही थी, और ये जो एक्सप्लोजिव था ये तालिबान के द्वारा प्लांट किया गया था। ठीक है, तो अभी आपने इनकी ये जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके आर्टिफिशियल लेग्स के साथ, तो इनका नाम याद रखिएगा, हरि बुद्धा मगर जी, जो कि नेपाल के गुरखा सोल्जर थे। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ AI सुपर कंप्यूटर एरावत रैंक्ड 75th इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो भारत का जो एरावत है उसको आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट है उसमें इसको 75th स्थान मिला है, 75वां स्थान मिला है। ये जो 61वां एडिशन हुआ है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस का जर्मनी में 2023 में अभी हाल ही में हुआ है, तो वहाँ पर ये घोषणा की गई है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एरावत एट CDAC पुणे इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ AI इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एरावत के बारे में जान लेते हैं। एरावत का जो नाम है, एरावत इज़ द नेम फॉर एन इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर बिग डेटा। अब ये सुपर कंप्यूटर्स होते क्या हैं? सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये हाई लेवल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर से कहीं फास्ट काम करते हैं। ये दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस दैट आर नॉट पॉसिबल विद नॉर्मल कंप्यूटिंग सिस्टम्स। इसके अलावा इनकी स्पीड फास्ट होती है, मेमोरी इसकी जो होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है, और इसमें सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सुपर कंप्यूटर के। इसके अलावा इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इवैल्यूएटेड होती है पेटाफ्लॉप्स में। तो आपने नाम याद रखना है, एरावत को ग्लोबली 75वां स्थान मिला है AI सुपर कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट है हमारा PM मोदी फ्लैग्स ऑफ देहरादून टू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, इंडिया गेट्स 18th सेमी हाई स्पीड ट्रेन। 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का जो उद्घाटन है वो किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई है PM मोदी के द्वारा, जो कि देहरादून से दिल्ली को चलेगी। ठीक है, तो उत्तराखंड की ये पहली है सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से माफ़ कीजिएगा देहरादून से दिल्ली चलेगी। ये देहरादून को कनेक्ट करेगी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से। ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि दिल्ली को कनेक्ट करेगी किसी अलग स्टेट के साथ, और ये भारत की 18वीं है। इस समय दिल्ली इज़ कनेक्टेड वाया वंदे भारत ट्रेन विद अजमेर। दिल्ली अब किन किन अलग स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है? एक तो अजमेर के साथ है, जो कि राजस्थान का शहर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के साथ, जम्मू और कश्मीर के कटरा के साथ, मध्य प्रदेश के भोपाल के साथ, और हिमाचल प्रदेश के अम्ब अंदूरा के साथ। और नेक्स्ट अभी ये जो देहरादून उत्तराखंड के साथ कनेक्ट हो रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हर शिखर तिरंगा मिशन, HST मिशन। इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक यूनिक एक्सपीडिशन मिशन है, जो कि नेशनल फ्लैग जो हमारा तिरंगा है उसको जितने भी हाईएस्ट पॉइंट्स हैं स्टेट के उसके ऊपर फहराने से संबंधित है। ये जो कैंपेन है ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत इसको चलाया जा रहा है।
कि जितनी भी हमारे स्टेट्स हैं उनके जितने भी हाईएस्ट पॉइंट्स हैं उस पर ये जो हमारे देश के 75 साल इंडिपेंडेंस के पूरे होने वाले हैं उसके मौके पर इसको फहराया जाए। इसके अलावा ये कमेमोरेट करता है इंडियाज़ G20 पार्टनरशिप प्रेसिडेंटशिप के साथ भी। ठीक है, ये जो आइडिया था ये था कर्नल जामवाल का, जो कि एक आर्मी के वेटरन रहे हैं जिन्होंने 52 सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस की हैं और वो ऐसे इकलौते भारतीय हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई की है। इसके अलावा 7 और पर्वत ऊंचाइयों पर को उन्होंने छुआ है, जिसमें कि सातों कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं उनको टच किया हुआ था कर्नल जामवाल ने। ये जो समिट है ये बिगिन हुआ हिमाचल प्रदेश के माउंट रियो पुरगिल से और ये अंत होगा माउंट जोंगसोंग जो कि सिक्किम में है उससे। द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन विल बी सोमेश्वर फोर्ट इन बिहार, जो कि सिर्फ 800 मीटर की ऊंचाई का ही है बिहार का सोमेश्वर फोर्ट। अगर हम इंडिया के जो हाईएस्ट क्लाइम्बेबल माउंटेन्स हम देखें तो सबसे ऊंचा जो है वो कंचनजंगा है, जिसकी जो ऊंचाई है ये सिक्किम में सिचुएटेड है, वो है 8,586 मीटर्स की। दूसरे नंबर पे नंदा देवी है, 7,816 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ये वर्ल्ड हेरिटेज भी है और नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फिर हाईएस्ट क्लाइम्बेबल माउंटेन है इंडिया का माउंट कामेत, 756 मीटर की ऊंचाई, उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है। हर शिखर तिरंगा मिशन, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा, ये एक तस्वीर दिखाई गई है इससे संबंधित, इसे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है IPL 2023 फाइनल, चेन्नई सुपर किंग्स बीट गुजरात टाइटंस। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 को जीत लिया है गुजरात टाइटंस को हराकर, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये 5वीं बार है जब इन्होंने ये टाइटल जीता है। चेन्नई सुपर किंग के जो कैप्टन थे वो धोनी थे, जिन्होंने कि इसको ट्रॉफ़ी को रिसीव किया जीत के बाद। इंडियन प्रीमियर लीग मेंस का T20 क्रिकेट लीग है, जो कि हर साल भारत में खेला जाता है 10 सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी टीम्स के बीच में। इसको फाउंड किया गया था 2007 में और इसका जो कंपटीशन है हर साल गर्मियों में मार्च से मई के महीनों के बीच में होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर विमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू गो ऑन स्पेस मिशन इन 2023। तो पहली सऊदी अरेबिया की विमेन एस्ट्रोनॉट हैं जो कि स्पेस मिशन 2023 में जाएंगी। इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली हैं सऊदी अरेबिया से, इनका नाम है रेयाना बरनावी। रेयाना बरनावी इनका नाम है, ये सऊदी की हैं। ठीक है, और शी विल जॉइन फेलो सऊदी अली अल करानी on 10-day mission to International Space Station this year. Barnawi and Al-Karani will fly to the ISS abroad, a SpaceX Dragon spacecraft as part of mission by private space company Xiaom Space। Xiaom Space की तरफ से ये जाएंगी। ठीक है, SpaceX Dragon spacecraft में। इनका नाम याद रखिएगा, रेयाना बरनावी। की पॉइंट्स क्या हैं इसके? द AX2 विल लॉन्च्ड बाय अ SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A एट नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा स्पेस सेंटर जो है कैनेडी वाला, वहाँ से ये जाएंगी। Xiaom Space carried out its first private astronaut mission to the ISS in April 2022, under which 4 private astronauts spent 17 days in orbit। तो 17 दिन ऑर्बिट में ये जो यात्री हैं, ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट हैं, ये रहेंगे। इन 2019 सऊदीज नेबर UAE became the first Arab country to send one of its citizens to space। सऊदी से पहले UAE का एक नागरिक जो है वो स्पेस में जा चुका है। ठीक है, द स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन इज़ एन अमेरिकन spacecraft manufacturer, launcher and satellite communications company headquarters in
Hawthorne, California. The company was founded in 2002 by Elon Musk with goal of reducing space transportation cost and to colonize Mars. तो ये जो कंपनी है ये एलॉन मस्क की है, जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उनकी ये जो कंपनी है उसकी तरफ से ही ये जा रहे हैं, ये जो सऊदी की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं वो, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट है महात्मा गांधी स्कॉलरशिप्स अवॉर्डेड टू 300 स्टूडेंट्स इन श्रीलंका। श्रीलंका के 300 विद्यार्थियों को महात्मा गांधी स्कॉलरशिप के से नवाजा गया है। 300 school students from 25 districts of Sri Lanka have received the prestigious महात्मा गांधी स्कॉलरशिप। ओवरव्यू अगर हम इस न्यूज़ की देखें तो श्रीलंका इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं जो श्रीलंका गए थे, गोपाल बागले, श्रीलंकन एजुकेशन मिनिस्टर जो कि डॉक्टर सुशील प्रेम जयंथा है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन के अरविंद कुमार, उन्होंने ये जो स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई हैं 2500 श्रीलंकन रुपीज़ पर स्टूडेंट पर मंथ टू टॉप 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन मेरिट। तो मेरिट के बेस पर ये स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के टॉप 6 स्टूडेंट्स को पर मंथ 2500 श्रीलंकन रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो दिस ईयर 2 बैचेस ऑफ स्कॉलरशिप्स वर अवॉर्डेड साइमल्टेनियसली टू कंपनसेट फॉर द डिसरप्शंस कॉज्ड बाय कोविड-19 ड्यूरिंग द पीरियड 2021। तो कोविड के समय पे जो भी नुकसान हुआ पढ़ाई का श्रीलंका के स्टूडेंट्स का, उसको हेल्प करने के लिए इंडिया की तरफ से ये जो मदद है वो की जा रही है। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। इसको सिलोन भी कहा जाता था पुराने समय में, द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। ये एक आइलैंड नेशन है, हमारा समंदर के साथ जुड़ा हुआ पड़ोसी देश है जो कि हिंद महासागर में सिचुएटेड है। इसको बे ऑफ बंगाल भी टच करता है, और मतलब इंडिया से इसको गल्फ़ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से मतलब जुदा किया जाता है। इसकी जो कैपिटल्स हैं वो हैं कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। करेंसी वहाँ की है श्रीलंकन रुपी, और प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट है न्यूज़ हमारी, आंध्र प्रदेश सीएम लॉन्चेस मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उनके द्वारा जो मछलीपट्टनम पोर्ट है उसको, उस प्रोजेक्ट को मतलब कि लॉन्च किया गया है ताकि जो आर्थिक समृद्धि है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये लगभग 5156 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ 4 बर्थ डीप वाटर पोर्ट विल बी इंक्रीज्ड टू 116 मिलियन टन्स एज कार्गो ट्रैफिक ग्रेजुअली इंक्रीजेस। क्योंकि अब कार्गो ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रैफिक हो जाता है उसको कम करने के लिए और उसको और भी स्मूथ और बेहतर बनाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है। ये डेवलप किया जाएगा जिस तरह से मुंबई और चेन्नई के जो पोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया गया है, बिल्कुल उसी तरह से ही इस पोर्ट को भी डेवलप किया जाएगा। और जल्द ही इसको जो नेशनल हाईवे 216 है और गुडीवडा मछलीपट्टनम रेलवे है उसके साथ भी जल्दी ही इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि कनेक्टिविटी जो है वो इस पोर्ट के साथ बाकी जो सोर्सेज हैं उनकी बेहतर हो सकेगी। इसके अलावा काफ़ी सारी जॉब्स भी जनरेट हो सकेंगी अगर ये डेवलप हो जाता है, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों को मदद मिलेगी। इसके अलावा इस पोर्ट के बारे में जान लेते हैं। It is proposed deep sea port on the Bay of Bengal coast located at Machilipatnam, the district headquarters of Krishna district in Andhra Pradesh. The first phase of the port is expected to have a capacity of 35 million tons. इसके अलावा fertilizers, coal, cooking oil, containers, agriculture products, cement, granite, cement clinker, iron ore,
जो कि आंध्र प्रदेश से जो और नेबरिंग स्टेट है तेलंगाना, उससे केटर करने में भी मदद मिलेगी। उसका एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सकेगा अगर ये पोर्ट अच्छे से डेवलप हो जाता है तो। नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स तमिलनाडु गवर्नमेंट्स लॉ अलाउइंग जलीकट्टू इन स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे कि जलीकट्टू नाम का एक खेल होता है तमिलनाडु में, जिससे कि जो सांड है, जो जानवर हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो पहले इस पे रोक लगाई गई थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पे मतलब कि वो जो प्रीवियस ऑर्डर है हाई कोर्ट का, उस पे रोक लगा दी है और अलाउ किया है कि ये जो गेम है इसको खेला जा सकता है। ये जो जलीकट्टू है इसको कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग पोंगल फेस्टिवल, जो कि एक थैंक्स गिविंग के तौर पर होता है कि अच्छी फसल हुई है खेतों में, और इसको एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है और मंदिरों में मनाया जाता है इसको, ठीक है। मंदिरों के आसपास इसको सेलिब्रेट किया जाता है, विच शोज़ दैट इवेंट हैज़ ग्रेट कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। हाल ही में 5 जजों की जो बेंच थी, जिसमें कि KM जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्धा बोस, हरिषिकेश रॉय, CT रवि कुमार, ये सब जजेस की बेंच थी, जिसने कि ये पिटीशन सुनी और ये फैसला सुनाया, क्योंकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तरफ से काफ़ी सारी मतलब कि पिटीशंस डाली गई थी कि ये जो सपोर्ट है इसको अलाउ किया जाए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 2017 है कि जानवरों को कम से कम मतलब कम दुख पहुंचाया जाए, वो सफ़र ना करें, किसी चाहे कोई खेल है या कुछ भी है, जानवरों की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाद में अलाउ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जलीकट्टू को, जो कि तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट है हमारा KV विश्वनाथन प्रशांत मिश्रातो टेक ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो 2 सुप्रीम कोर्ट को नए जजेस मिल गए हैं, जिसमें कि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथन जो हैं वो शपथ लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर, ठीक है। इनके जो नाम हैं इनको रिकमेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट कलेजियम के द्वारा, जिसे कि हेड किया गया था DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा। The 5-member collegium said Supreme Court has a sanctioned strength of 34 judges and is currently functioning with 32। तो इन 2 जजेस के साथ इनकी जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो भी जल्दी ही पूरी होने जा रही है, ठीक है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1937 को, लगभग 85 साल पहले। उस वक्त ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के तौर पर जाना जाता था। ये जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है ये एग्जिस्टेंस में आया 26 जनवरी 1950 से 73 साल पहले एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ज्यूरिसडिक्शन इंडिया है, जैसे कि हम सब जानते हैं, और इसकी जो लोकेशन है वो तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा नीरज चोपड़ा बिकम्स वर्ल्ड्स नंबर 1 इन मेंस जेवलिन रैंकिंग्स। तो नीरज चोपड़ा जी जो है वो दुनिया के नंबर 1 बन गए हैं मेंस जेवलिन रैंकिंग्स में, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नीरज चोपड़ा ने सारे चार्ट्स में टॉप किया है विद 1455 पॉइंट्स, 22 अहेड ऑफ ग्रेनेडाज एंडरसन पीटर्स। 30 अगस्त 2022 को जेवलिन थ्रोअर ये जो थे ये 2000 माफ़ कीजिएगा वर्ल्ड नंबर 2 पे थे, जो कि अब नंबर 1 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। 2022 में नीरज वॉन डायमंड लीग 2022 फाइनल्स इन ज्यूरिच इन सितंबर, विच मेड हिम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू डू सो। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ऐसा कर दिखाया। तो आपने इनका नाम ध्यान रखना है, नीरज चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 1 जेवलिन रैंकिंग में बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा भोपाल बिकम्स फर्स्ट सिटी टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस। भोपाल पहली ऐसी सिटी बन गई है जिसने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसको मेजर करने के लिए पैरामीटर्स बनाए हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है, और इसके द्वारा ऐसा किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अब क्या क्या आ जाता है, ठीक है, गुड हेल्थ वेल बीइंग आ जाती है, ज़ीरो हंगर, नो पॉवर्टी,
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए जो पैरामीटर्स बनाए हैं ये इसके द्वारा बनाए गए हैं और इस पर काम किया जाएगा। द VLR progress has helped Nepal to identify a number of areas where it needs to improve। तो अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है तो उनको ये पता चलेगा कि वो कौन सी एरियाज़ हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है भोपाल को, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, जिसमें कि पावर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो the city has now developed a plan of action to address these challenges and achieve SDG by 2030। तो इनका टारगेट है कि ये 2030 तक इन पैरामीटर्स को अचीव कर लें। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट करुमट्टू टी कानन पासेस अवे एट 70। एक उद्योगपति और परोपकारी कुरुमट्टू टी कानन का देहांत हो गया है 70 साल की उम्र में। इन्होंने काम किया था एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ थाईगर्जर मिल्स लिमिटेड, जो कि मदुराई में सिचुएटेड है। इनके मतलब ये थाईगराजन चित्तियार के पुत्र थे, जो कि बहुत ही मशहूर उद्योगपति थे और इन्होंने थाईगर्जर मिल्स को इस्टेब्लिश किया था 1936 में। ये एक एडुकेशनिस्ट थे, अभी वो काम कर रहे थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ थाईग्राजर कॉलेज, जो कि मदुरई में सिचुएटेड है। इसके अलावा ये चेयरमैन एंड कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे थाईगर्जर कॉलेज के, जो कि मदुरई में ही सिचुएटेड है। तो आपने इनका नाम ध्यान रखना है, कुरुमट्टू टी कानन। इनका देहांत हुआ है 70 साल की आयु में। नेक्स्ट है हमारा GRSE लॉन्च गेन्स 2023 स्टार्टअप चैलेंज इन कोलकाता। सबसे पहले GRSE के बारे में बात कर लेते हैं। ये है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, इसको एब्रीवेट किया जाता है GRSE के तौर पर। ये भारत की लीडिंग शिपयार्ड है, जो कि कोलकाता में ये जो है सिचुएटेड है। इसका काम होता है बेसिकली बनाना शिपयार्ड्स को। ठीक है, इसके अलावा उनको रिपेयर करना कमर्शियल एंड नेवल वेसल्स को। GRSE ऑल्सो बिल्ड्स एक्सपोर्ट शिप्स। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और इसको फाउंड किया गया था 1884 में। ठीक है, तो बहुत ही पुरानी ये कंपनी है और इनके द्वारा एक नया चैलेंज लाया गया है जिसका नाम है गेन्स 2023। अब इसका क्या पर्पज़ है? इसका एम है टू the aim of this initiative is to identify and promote innovative solutions for technological advancements in shipbuilding by startup. The challenge encourages innovators to contribute to GRSE's journey and understanding the shipyard's core business interests and established practices. By creating a separate department dedicated to the GAINS initiative, GRSE aims to support and collaborate with innovators in line with the Indian government's focus on innovators। तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो है कि जो नए इनोवेटर्स हैं उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो लिया जा सके, उनको समझाया जा सके कि शिपयार्ड का जो कोर बिज़नेस है वो क्या है। ठीक है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर बनाई जा सके और एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ये इस्टेब्लिश करने वाले हैं ताकि मतलब इनका ये जो बिज़नेस है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लोगों के अंदर बेहतर हो सके, ये जो यंग इनोवेटर्स हैं। ठीक है, तो गेन्स जो हैं वो एसोसिएटेड है GRSE के साथ, शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पुणे एशियाज़ फर्स्ट Subsea Research Lab at MIT World Peace University. MIT World Peace University has unveiled Asia's first ever subsea research lab, the Center for Subsea Engineering Research. The state-of-the-art facility, created in collaboration with Arcade Solutions, aims to revolutionize training and education for
global oil and gas industry by providing real world experience and fostering multidisciplinary talent. The lab's potential impact on producing highly skilled professionals who are prepared to address future challenges in industry. तो ध्यान रखिएगा, पुणे में एशिया का पहला सबसी रिसर्च लैब बनने जा रहा है एट MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश नाउ होल्ड सेकंड पोजीशन इन GI टैग्ड प्रोडक्ट्स। उत्तर प्रदेश अब देश में दूसरे नंबर का ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास सबसे ज़्यादा GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी पोजीशन आ गई है उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने एक चीज़ जो शुरू की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, क्राफ्ट के मामले में, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ GI टैग्स प्रोडक्ट्स इन द स्टेट टू 48। उनके चलते अब इसके जो GI टैग प्रोडक्ट हैं 48 हो गए हैं इस इनिशिएटिव के चलते। 3 नए इसमें शामिल हुए हैं जिसमें कि मैनपुरी तरकशी है, महोबा गेरुआ स्टोन क्राफ्ट है, संबल हॉर्न क्राफ्ट है। तो ये 3 नए शामिल हुए हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, मैनपुरी तरकशी, महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट और संबल हॉर्न क्राफ्ट। The GI tag is a valuable asset for the state of Uttar Pradesh. It helps to promote the state's traditional craft and products and also helps to boost the local economy. The GI tag also helps to create awareness about the state's rich cultural heritage. तो वो हम सब जानते हैं कि GI tag जो है वो स्टेट के जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। इससे जो प्रोडक्ट हैं वो और ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। जो स्टेट की इकॉनमी है वो बेहतर हो पाती है, चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तमिलनाडु के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा GI टैग हैं 55। यूपी और कर्नाटका दोनों के पास 48 हैं। यूपी और कर्नाटका सेकंड नंबर पे आते हैं। 46 जो हैं माफ़ कीजिएगा, यूपी सेकंड पे आता है, कर्नाटका आता है थर्ड पे। यूपी के पास है 48, कर्नाटका के पास है 46, ठीक है। अब जो कर्नाटका माफ़ कीजिएगा जो यूपी के GI टैग प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे अलीगढ़ ताला है, बखारिया ब्रासफेयर है, बंदा सजार पत्थर क्राफ्ट है, प्रतापगढ़ औंला है, रामनगर भांटा है, मुजफ्फरनगर गुड़ है, जगरी जिसे कहते हैं, बनारसी पान है, नगीना वुड क्राफ्ट है, हाथरस हिंग है, बनारस लंगड़ा आम है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जिनको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है हमारा सुमित मुखर्जी विंस गोल्ड इन बीफेम चैम्पियनशिप्स इन लाहौर। बीफेम चैम्पियनशिप लाहौर में हुई है जिसमें कि सुमित मुखर्जी के द्वारा गोल्ड जीता गया है। सुमित मुखर्जी एक मेट्रो एम्प्लॉय हैं, कलकत्ता से हैं, ठीक है। 4 टाइम वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैम्पियनशिप जो कि लाहौर में हुई है उसमें। द चैम्पियनशिप टुक प्लेस फ्रॉम 5 मई टू 13 मई एंड फीचर्ड टीम्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कंट्रीज़। 5 अलग अलग देशों से जो टीम्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रेलवे से ये इकलौते थे सुमित मुखर्जी जिन्होंने ये जो है प्राइज़ जीता है। गेम्स वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ओपन, विमेंस, मिक्स्ड, सीनियर एंड सुमित रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओपन कैटेगरी। सुमित मुखर्जी हैड अर्लियर वॉन a bronze medal at 2018 Jakarta Asian Games and 4th Asia Cup Bridge Championships to be held in Jakarta 2022। तो सुमित मुखर्जी का नाम याद रखिएगा। बीफेम चैम्पियनशिप जो कि लाहौर में हुई है उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है और ये कलकत्ता रेलवे से थे। नेक्स्ट है हमारा मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट टू बी नेम्ड आफ्टर संभाजी महाराज। तो मुंबई का जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है वो संभाजी महाराज के नाम पर उसका नामकरण होने वाला है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने ये अनाउंस किया है कि ये जो इनका कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई में बन रहा है इसका नाम संभाजी महाराज के नाम पर होगा जो कि छत्रपति शिवाजी के बड़े पुत्र थे। द स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो इरेक्ट द स्टैचू ऑफ संभाजी महाराज ऑन द रोड। और वो उनका जो पुतला है वो भी बनाने वाला है, उनका स्टैचू भी बनाने वाला है रोड पर। Coastal road project from Marine Drive to Worli will be 26 km long in length and will include 16 km
चेंजर्स एट 3 लोकेशंस। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। रमेश व्यास जी जो हैं वो हैं यहाँ के गवर्नर। एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो हैं सीएम। नेक्स्ट है रुद्राक्ष पाटिल वॉन गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड कप 2023। रुद्राक्ष पाटिल जी ने ISSF में जो एयर राइफल कंपटीशन हुआ है 10 मीटर का, उसमें गोल्ड जीता है। ठीक है, ये कायरो में हुआ था। उन्होंने जर्मनी के मैक्सिमिलियन को हराया है 16-8 से और गोल्ड मेडल को उन्होंने जीता है। और इनके जो पॉइंट्स थे वो 629.3 थे, जिसके साथ ही वो टॉप पर पहुँचे। इंडिया की ओवरऑल सेकंड पोजीशन रही है इसमें। ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज हैं। चाइना ने टॉप किया है। ठीक है, मेडल टैली में 12 मेडल टोटल जीते हैं इन्होंने, 8 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, और जर्मनी थर्ड पे रहा है। अगर हम ISSF वर्ल्ड कप की बात करें तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स का। इट ऑल्सो रेगुलेट्स सेवरल नॉन ओलंपिक शूटिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। प्रेसिडेंट है इसके व्लादिमीर लिसिन। इसको फाउंड किया गया था 1907 में। हेडक्वार्टर्स जो है इसके म्यूनिच जर्मनी में है। पंजाब नाउ फर्स्ट स्टेट टू इन्फोर्स राइट टू वॉक। पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इन्फोर्स किया है राइट टू वॉक, चलने का अधिकार। पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू वॉक को इन्फोर्स किया है, और ये मैंडेटरी बनाया है जो भी रोड बनाने वाली एजेंसीज़ हैं उनको, इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि फुटपाथ और साइकिल ट्रैक्स ज़रूर ही उपलब्ध कराए जाएं सड़कों पे। ठीक है, जब भी कंस्ट्रक्शन हो, नई सड़क बने तो फुटपाथ होने चाहिए ताकि चलने वाले लोगों को भी कोई असुविधा ना हो, और साइकिल चलाने वाले या 2 व्हीलर्स चलाने वाले लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। The state government has issued these directions and instructed all agencies to prepare an action plan to construct footpaths and cycle tracks with time frame and budget provision. अब इसका यूसेज क्या होगा? द एग्जाम्पल कैन यूज्ड एज सोल्यूशन टू रिड्यूस डेथ्स रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट। इससे जो रोड मतलब सड़क पार करते वक्त इस तरह के लोगों के जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उसको अवॉइड करने के लिए ऐसा किया गया है। इससे जो उनकी कमिटमेंट है सेफ्टी की तरफ, एम्पथी और कंसर्न की तरफ, रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जो है सिटीज़न की तरफ, वो दिखती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पंजाब पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट किया है। कैपिटल है चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एयरबस C295 फॉर इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीट्स इट्स मेडन फ्लाइट। फर्स्ट एयरबस C295 जो कि इंडिया का है, इसने सक्सेसफुली अपनी जो पहली मेडन फ्लाइट है उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये जो उड़ान थी ये भरी गई थी स्पेन से 11:45 को उनके लोकल टाइम के अकॉर्डिंगली 5 मई को, और 3 घंटे के अंदर 2:45 बजे ये इसने अपनी जो उड़ान है वो उसको पूरा कर लिया। ठीक है, अब ये जो इंडिया का मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम है उसके तहत ये जो है ये बनाए जा रहे हैं। लगभग 280 ऑर्डर हैं, 39 अलग अलग ऑपरेटर्स की तरफ से इनको बनाया जा रहा है। इससे हमारा जो हम मतलब इंडिजिनसली अपना जो डिफेंस का जो मटेरियल है उसको तैयार कर सकेंगे, और इंडिया जो है अब उनका जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर अपने डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर, वो मतलब डिपेंडेंसी वो कम होगी। ठीक है, तो आपने याद रखना है फर्स्ट एयरबस C295 फॉर इंडिया, इसने अपनी जो पहली उड़ान है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा जयंत नार्लिकर अवॉर्डेड गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है जयंत नार्लिकर जी को। ये एक बहुत ही मशहूर एस्ट्रोनॉमर हैं। इसके अलावा वो फाउंडर और डायरेक्टर हैं IUCAA के। ठीक है, इनको ये जो अवार्ड है ये मिला है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं ASI के, और इसके अलावा ही वॉज
द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स। इसके अलावा उनको जाना जाता है, उन्होंने जो काम किए हैं कॉस्मोलॉजी और ग्रेविटेशन, एंड इसके अलावा उनके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। अगर हम इस अवार्ड के बारे में बात करें तो ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि रिकॉग्नाइज करता है लोगों के आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को, जिन्होंने कि एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया है। इसके अलावा ये गोविंद स्वरूप जी की याद में इसको दिया जाता है, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम डाला गया है, जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में मतलब कि अच्छे एक ज्ञाता थे। और इसके अलावा इट सर्व्स एज अ टेस्टमेंट टू द ऑनरीज डेडिकेशन, इनोवेशन एंड इमेंस इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो आपने नाम याद रखना है जयंत नागलीकर का, इनको मिला है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है हमारा शांति निकेतन इन टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। शांति निकेतन को जगह मिल गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के टेंटेटिव लिस्ट में। द कल्चरल साइट ये जो है ये वेस्ट बंगाल में है, इंडिया में, ठीक है। इसको इंक्लूजन मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इकोमोस, अ फ्रांस बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मेड द रिकमेंडेशन। उनकी तरफ से ये रिकमेंड किया गया था। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि सजेस्ट करती है कि कौन सी जगह को जगह मिलनी चाहिए, कौन एक्चुअली मतलब कौन सी ऐसी जगह है जो डिज़र्व करती है इस लिस्ट में स्थान। यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी हैज़ एक्सप्रेस्ड होप दैट द साइट वुड बी फॉर्मली इंस्क्राइब्ड on the World Heritage list in the World Heritage Committee meeting in Riyadh, Saudi Arabia on September 23. Vishwa Bharati, the living university in Shanti Niketan built by Nobel laureate poet Rabindranath Tagore would be the first university in India to receive this honor. तो जो हमारे नेशनल एंथम के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी और इसी को ये ओनर बहुत जल्दी मिलने जा रहा है। शांति निकेतन इज़ अ कल्चरल साइट इन वेस्ट बंगाल्स बीरभूम डिस्ट्रिक्ट known for its historical and cultural importance. Originally an ashram built by Rabindranath Tagore's father Debendranath Tagore and later developed into university by Rabindranath Tagore himself. पहले ये आश्रम था, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से इसको एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी of the United Nations aimed at promoting world peace and security through international cooperation in education, arts, sciences and culture. हेडक्वार्टर इसके पेरिस फ्रांस में है। इसको फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अब लास्ट है हमारा के शैलजाज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क टाइटल्ड माई लाइफ एज अ कॉमरेड। के शैलजा का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसका नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। CPM Central Committee member and former Health Minister of Kerala K. Shailaja's autobiographical work titled My Life as a Comrade is set to be published by Juggernaut Books, a Delhi-based publishing house. इस बुक में उन्होंने अपने जीवन के बारे में जिक्र किया था जब वो एक कॉमरेड के तौर पर काम कर रही थी, ठीक है। ये बुक उनके अलावा मंजू सारा राजन, जो कि फॉर्मर CEO रही हैं कोची बेनेल फाउंडेशन की और एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनकी द्वारा मदद की गई है। शैलजा जी ने अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से के बारे में लिखा है जब वो कॉमरेड के तौर पर काम कर रही थी और स्टार्ट किया था उन्होंने छोटा सा स्टार्ट किया था उन्होंने मालाबार, जो कि एक स्मॉल सेटलमेंट है, और आखिरकार वो किस तरह से कैबिनेट में शामिल हुई स्टेट गवर्नमेंट की। तो के शैलजा जी का नाम याद रखिएगा और इनका बुक जो है उसका नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड।
इसके साथ ही हमारे मई मंथ के 100 टॉप करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको मदद मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा अप्रैल, मई और जून, इन तीनों महीनों के कंसोलिडेटेड इम्पॉर्टेंट डेज़ का एक वीडियो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मैं अपलोड कर दूँगी विद थीम्स। ठीक है, तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।